नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेके हाजिर हूं। तो हम लोग इसके अंदर जो शुरुआत करेंगे, हालांकि इसको जो नाम दिया गया है वो परसेंटेज के टॉपिक को ही, अगर अपने इसको बुक में ढूंढेंगे तो परसेंटेज के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने इसको अलग से नाम दे दिया है ताकि इसको पहचाना जा सके और इसको याद रखा जा सके। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसको नाम दिया गया डबल चेंज का। हालांकि ये परसेंटेज का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम इसके अंदर सीखते हैं कि क्या आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, पेट्रोल का जो रेट है वो 20% बढ़ गया और उससे क्या होता है, सेल 10% कम हो जाती है। तो जो पेट्रोल पंप का मालिक है उसके प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट बताइए, शुद्ध प्रभाव बताइए। तो ये अगर आप लोगों से हो पाता है तो ये आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। पहले आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो। हाँ जी, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखो, इसने कहा पेट्रोल का रेट 20% बढ़ गया, तो पहले पेट्रोल का रेट क्या था अपने को पता नहीं पता, तो मान लेते हैं पुराना रेट 100% था। फिर कह रहा है कि सेल 10% कम हो गई, तो पुरानी रेट क्या, सेल क्या थी, मान लेते हैं पुरानी सेल भी 100% थी या 100 थी। क्या था, प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट बताइए। तो पुराना प्रॉफिट क्या था अपने को ये भी नहीं पता, तो मान लेते हैं पुराना प्रॉफिट भी क्या था, अपने आप में 100% था। यानी पुरानी हर एक चीज जो है वो अपने आप में 100% थी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको हम लोगों ने फॉलो करना है। पेट्रोल का रेट 20% बढ़ गया, पुराना रेट 100 था, 20% बढ़ गया तो पेट्रोल का रेट कितना हो गया, 120। सेल 10% कम हो जाती है, सेल 10% कम हो जाती है तो 100 में से 10 घटाओगे कितनी रह जाएगी, 90 रह जाएगी। तो प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट बताइए। अब देखो, कीमत 20% बढ़ी है, सेल 10% घटी है। अब यहां जो रकम आएगी उसका कंपैरिजन 100 से देखेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दी, 12 में 108। तो पुराना जो रेट था वो अपने आप में 100% था, अब 108% है। तो इसका मतलब पुराना जो प्रॉफिट था वो 100% है और अब 108% है। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया है, 8% इंक्रीज हो गया है। और इस तरीके को, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो डबल चेंज के नाम से याद रखेंगे। तो ये अब आप लोगों को पहचान आ जाएगा। आगे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होते जाएंगे, आप लोगों ने पूरी स्पीड से इसको करते जाना है। आसान पड़ता है तो ज्यादा समय इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, मैच करो किस किस का सही हुआ है। अगर सही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आज के बाद हम इसको ऐसे किया करेंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है। डीजल की कीमत 40% बढ़ने से सेल 10% कम हो जाती है, तो प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट बताइए। इस क्वेश्चन की जो पहचान है वो यही है, इसका जो एंड है हमेशा नेट इफेक्ट से होगा, शुद्ध प्रभाव से होगा, प्रभाव से होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोला करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा हमने क्या याद रखना है कि ये डबल चेंज का क्वेश्चन है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो ध्यान से। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो, डीजल की कीमत 40% बढ़ने से, तो डीजल की कीमत 40% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 140। सेल 20% कम हो जाती है तो सेल कितनी रह जाएगी, 80। ये बटा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ही हमने 2 जीरो काट दिया, 14 8 112 हो गया। तो पहले 100% था, अब 112 है। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया है, 12% इंक्रीज हो गया है। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, कर सकते हैं हम लोग इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, करो इसको ध्यान से। हाँ जी, करो जरूर सभी अपने आप ही। अब देखो, इसने कहा खिलौने की जो कीमत है 25% घटने से जो टॉयज है उनकी जो कीमत है वो 25% कम हो गई। पहले रेट 100 था, 25% कम हो गया तो कितना रह गया, 75 रह गया। सेल 10% बढ़ जाती है, सेल 10% बढ़ जाती है तो सेल कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो ये बटा 100 आ गया। 25 3 75, 25 चौक 100, 2 से अगर आप इसको करते हो तो 55 आ जाएगा। 55 का 3 गुना करना है, टुकड़ों में कर लो। पहले 50 का 3 गुना होता है 150 रुपया। 5 रुपए के 3 नोट हो तो 5 से 15 रुपए, 150 और 15 कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। 165 बटा 2, 160 का आधा 80 होता है, 5 रुपए का आधा 2.5 रुपए होता है।
तो ये 82.5 आ जाएगा। और प्रॉफिट जो है वो 100% से घट के 82.5 रह गया, यानी प्रॉफिट कितना डिक्रीज हो रहा है, 17.5% डिक्रीज हो रहा है। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? 17.5% प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी प्रॉफिट कम हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। पहले के प्रॉफिट के मुकाबले अब प्रॉफिट 17.5% डिक्रीज हो गया। ये अपना जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन करो, इसको देखो ध्यान से। तो ये परसेंटेज का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब बिल्कुल आसान है क्योंकि हमने सीख लिया। और आप ये देखोगे एसएससी +2 लेवल में और बैंक के पुराने पेपरों में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। अब भी बहुत जगह जो है वो इसका जो शॉर्टकट है वो काम आ जाता है अलग तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। दूध की कीमत 20% बढ़ने के बाद भी, दूध की कीमत पहले 100 थी, 20% बढ़ के 120 हो गई। क्या था, सेल फिर भी 10% बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि एक बढ़े और एक घटे, अगर दोनों बढ़ रहा है तो हम दोनों बढ़ा देंगे, दोनों घट रहे हैं तो हम दोनों घटा देंगे। ये हमने करना है। 2 जीरो आ जाएगी, जीरो से ये जीरो काट दी हमने। अब हमने 12 गुना 11 करना है। तो ये 11 गुना 12 करना मैंने आपको मल्टीप्लाई में सिखाया था। जब भी दो लगातार नंबर हो, देखो दो लगातार नंबर है ना, 11 गुना 12, छोटे नंबर की स्क्वायर करेंगे और छोटा नंबर जोड़ देंगे, ये 132 आ जाएगा। तो देखो प्रॉफिट 100 से बढ़कर 132 हो गया, यानी प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है, 32% इंक्रीज हो रहा है। तो इन 4 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई चाहे रेट बढ़े चाहे रेट घटे, चाहे सेल बढ़े चाहे सेल घटे, हमने ऐसे कर देना है और जो नेट इफेक्ट होगा उसका 100 के साथ कंपैरिजन कर देंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जो भी आपको यहाँ टॉपिक करवाया जा रहा है उसकी या तो असाइनमेंट या टेस्ट आपको डेली मिल जाता है और उस टेस्ट के जो है वो सारे के सारे आंसर यहाँ मेरे करवाए होते हैं, तो उसके अंदर कोई डाउट वाली बात है नहीं। अभी हम लोग जैसे शुरुआती दौर में है तो उसके अंदर कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, कुछ टाइपिंग करते समय गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को बहुत ज्यादा इशू मत बनाया करो। आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टूड किया करो कि ठीक है ये क्वेश्चन सर ने ऐसे करवाया है, वहां लिखने में गलती हुई है, तो कोई बात नहीं है, आप उसको अपने आप से समझ लिया करो कि भाई ठीक है ये मेरा सही है और ये यहाँ पर क्लरिकल मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आ गया। 5वें क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग आ गई है। यहां पर बात प्रॉफिट लॉस की हो ही नहीं रही है। यहां क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड द विड्थ रिड्यूस बाय 10%, देन व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। यानी एरिया पर नेट इफेक्ट बताना है, लेकिन हमें पता है ये डबल चेंज का क्वेश्चन चल रहा है और इसी के साथ हमने करना है, तो बस ठीक है। अभी करने का तरीका ये है, रेक्टेंगल की लेंथ पहले 100% थी, अब 30% बढ़ गई है तो 130 हो गई है। ब्रेथ पहले 100% थी, अब 10% घट गई है तो 90% हो गई है, बटा 100 करोगे, ये 13 नहीं में 117 आ गया। 100% से बढ़कर 117% हो गया, यानी 17% जो है वो जो एरिया है, 17% जो है वो एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो 17% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर देखा जाए ये रेक्टेंगल के टॉपिक के अंदर अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता, अपने को पहचान ही नहीं आता कि करना कैसे है, लेकिन अब याद रखेंगे। अब से 1 महीने बाद मैं आपको ये मेंसुरेशन का टॉपिक करवाऊंगा और उस टॉपिक के अंदर मैं फिर से ये क्वेश्चन लिखूंगा, तब मैं आपको देखूंगा कि आप में से किस किस को याद रहता है, या आप चेक करना कि आपका जो है मेमोरी कैसी है, आपको कितना याद रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग याद रखेंगे क्वेश्चन जरूरी रेक्टेंगल का है, लेकिन ये किसके तरीके से हुआ है, ये डबल चेंज के मेथड से हुआ है, तो हमने क्या याद रखना है कि ये डबल चेंज का क्वेश्चन है। ठीक है ना। आएगा रेक्टेंगल में, दिखेगा भी कि रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये डबल चेंज का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसी का एग्जांपल आ जाता है, फिर थोड़ा सा बदलाव आ गया। अब आप लोग देखेंगे इसके अंदर, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल वाला तरीका ये था, समझेंगे। एक बार पिछले क्वेश्चन पे दोबारा जा रहा हूं। देखो ये रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, और पिछले क्वेश्चन में इसने बोला था कि लेंथ को 30% बढ़ाया गया और ब्रेथ को 10% घटाया गया, तो ये बोला गया था अपने को। ठीक है ना। ये लेंथ 30% बढ़ा दी और ब्रेथ 10% घटा दिया, और ये दो चीजों पे प्रभाव पड़ा और हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है ना। अब बात आ जाती है स्क्वायर के ऊपर। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर कोई विशेष फर्क नहीं होता है। स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड सेम होती है,
स्क्वायर के अंदर भी आमने सामने की जो साइड है वो सेम होती है, लेकिन चारों साइडें सेम होती हैं तो भी आमने सामने की तो सेम है ही है, ठीक है ना। अगर चारों साइड सेम है तो भी आमने सामने की तो सेम है ही है। तो ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, इनमें कोई फर्क नहीं है, बस यहां पर चारों साइड सेम है। मैंने कहा ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है। वो कहता नहीं ये दोनों को अलग अलग नाम क्यों देना है, ये तो दोनों सेम है। सेम है तो उसने क्या नाम दिया इसको, इसने इसको साइड बोला और इसको भी क्या बोला, साइड बोला। नाम जो मर्जी दे लो, लेकिन है तो ये लेंथ और ब्रेथ ही, कोई खास बात नहीं है। अब अगर रेक्टेंगल का एरिया आप लोग देखते हो, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहां मैंने कहा यहां भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। कहता नहीं नहीं लेंथ नहीं बोलेंगे इसको, ये दोनों सेम है तो हम इसको साइड बोलेंगे। चलो जो मर्जी बोल लो, कोई बात नहीं है, नाम से क्या रखता है, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या आ गया, साइड इंटू साइड आ गया। तो ये भी क्या लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर वाले में, इसने कहा किसी स्क्वायर की साइड 20% बढ़ा दी गई। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये बनता है कि स्क्वायर की साइड अगर 20% बढ़ा दी गई तो ये इस तरफ से भी 20% बढ़ा हुआ माना जाएगा और इस तरफ से भी 20% बढ़ा हुआ माना जाएगा। यानी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक ही चेंज बोला गया है, लेकिन एक्चुअल में ये दो चेंज है। मतलब इस साइड से भी साइड बढ़ रही है और इस साइड से भी साइड बढ़ रही है। आपको सर नीचे से भी तो बढ़ रही है, लेकिन हम लोग गुना तो दो ही बार करते हैं ना, चार बार नहीं गुना करते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं। तो ये वाली साइड भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, जब ये बढ़ेगी तो इधर वाली अपने आप बढ़ जाएगी और वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डबल चेंज का क्वेश्चन बना। तो 120 लेंथ 20% बढ़ गई, 120 ब्रेथ 20% बढ़ गई। तो एरिया पर नेट इफेक्ट बताते हैं। तो 12 की स्क्वायर 144, तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 44% इंक्रीज हो गया। क्या ये आप लोग याद रख लोगे? इसको देख के मन में फर्क तो नहीं आएगा कि भाई इसमें तो एक ही चेंज बोला गया है, दो चेंज क्यों किए हमने? क्योंकि यहाँ पर साइड इनटू साइड करना होता है, दो बार गुना होता है, तो इसलिए हमने भी इसको दो बार गुना किया और इसको इस तरह से चेंज करेंगे हम लोग। समझ में आई बात सभी को? क्या कर लोगे? याद ही रखना इसको, सही मायने में याद रखना इसको कि सर स्क्वायर का क्वेश्चन ऐसे होता है। और मैं आपको याद दिला देता हूं, ये क्वेश्चन कम से कम 20 जगह मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस जब इसकी चलेगी ना, हमारे यहाँ दो कंसेप्ट होते हैं, एक सिलेबस बैच होता है और एक प्रैक्टिस बैच होता है। अभी क्या चल रहा है, अपना सिलेबस बैच चल रहा है, इसमें सारा सिलेबस बढ़िया तरीके से करवाएंगे, ठीक है ना। सिलेबस खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको आपके हालात पे छोड़ दिया जाएगा कि अब आप जानो आपका काम जाने, नहीं। हमारे यहाँ एक सबसे बढ़िया चीज चलती है, वो है प्रैक्टिस बैच। जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है, आप अब सिलेबस बैच में फारिग हो चुके हो, किसी की तैयारी 100% है, किसी की 80% है, किसी की 75% है, सभी को टेस्ट बैच में शिफ्ट कर देते हैं। और जैसे ही टेस्ट बैच में आप आते हो, वो टेस्ट बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं, अभी ऑफलाइन तो अभी शुरू होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप टेस्ट बैच के अंदर आते हो, तो टेस्ट बैच में जहां आपकी तैयारी को हमने छोड़ा है, जहां तक आपको सिलेबस बैच में करवाया है, उसके जस्ट बाद आपको आगे का मैटर और आगे की प्रैक्टिस रेगुलर करवाते हैं। और उसमें 6 घंटे का बैच होता है, जीके की डेली क्लास होती है, इंग्लिश की डेली क्लास होती है, नए पेपर भी करवाए जाते हैं और साथ में और टॉपिक भी पिछले रिवाइज करवाते रहते हैं। मेरी डेली क्लास होती है और मेरी क्लास में मैं डेली डीआई करवाता हूँ, स्टेटमेंट करवाता हूँ, कैलकुलेशन करवाता हूँ, रीजनिंग के डेली पेपर होते हैं, ठीक है ना। 6 घंटे का मैटर चलता है। और जब बच्चे को सिलेबस खत्म करने के बाद रेगुलर 6-6 घंटे की क्लासेस मिलती हैं, यहाँ 6 घंटे बच्चा पढ़ के जाता है और दोबारा घर पे जाके उसको कम से कम इतना मोटिवेट करके और टारगेट देके भेजते हैं कि आप आज आपने जाके ऑनलाइन सेट लगाने हैं, ऑफलाइन सेट लगाने हैं, उनको नोट्स दिए जाते हैं कि आज ये करके लाओ, वो करके लाओ। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन का माहौल बना रहता है और उसको पता लगता रहता है कि अब मैंने क्या क्या करना है, और उससे तैयारी बहुत बढ़िया हो जाती है और रिजल्ट जल्दी आते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे, ये मैंने आपको करवा दिया, आप लोगों ने अब याद रखना है कि इसके अंदर बोला तो एक ही बार गया, लेकिन हमने दो बार गुना करना है क्योंकि साइड इनटू साइड है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग ध्यान से करो, ये आपको समझना है कि ये सर्कल का क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। पढ़ो इसको। If the radius of a circle is increased by 30%, what is the net effect on its area? ठीक है, एरिया पर नेट इफेक्ट बताना है। तो ये सर्कल की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना आर गुना आर, ठीक है जी। अगर आपको आता है तो ये करो, नहीं तो फिर मैं करवाता हूं। ये देखो आगे इसको, हाँ जी यहां देख लेते हैं। अब देखो 30% बढ़ाई गई, तो देखो रेडियस 30% यहां बढ़ेगी और यहां बढ़ेगी,
जैसे स्क्वायर में क्या था, साइड दो जगह काउंट आई थी, क्योंकि काउंट एरिया निकालते समय साइड को 2 बार गुना किया था। वैसे यहां भी रेडियस 2 बार काउंटिंग में आ रही है, क्योंकि 2 बार गुना किया जा रहा है। ठीक है ना, पहचान लोगे ऐसे? क्या पहचान नहीं होता, नई जब चीज सीखते हैं तो उसको मानना ही होता है कि हाँ ठीक है ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम लोग। अब वही सेम तरीका ऐसा बन जाएगा 130 गुना 130 बटा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 13 की स्क्वायर 169। अब 169 देखो 100% से कितना ज्यादा है, 69% ज्यादा है, तो ये 69% जो है वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये समझ में आ रहा होगा सभी को, यहां तक नजर आ रहा होगा? ठीक है ना, तो ये 69% अपना आंसर आ जाएगा सर्कल का। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। अभी भी देखो वही टॉपिक चल रहा है, पढ़ो इस स्टेटमेंट को पढ़ो। रमेश सैलरी मंथली सैलरी इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 20% इन द सेकंड ईयर। सो व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन हिज सैलरी एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। यानी 2 साल के बाद उसकी सैलरी पर नेट इफेक्ट बताइए। ठीक है जी, ये सैलरी का जो क्वेश्चन है इसको करने के मैं आपको तरीके बताता हूं, समझेंगे इस बात को। सबसे पहला तरीका तो जो अपना चल रहा है वही चल रहा है। ठीक है ना, जो सबसे पहला अपना तरीका है कि अपन डबल चेन से इसको कर सकते हैं। देखो पहले साल सैलरी 20% बढ़ती है तो 120 हो गई, दूसरे साल फिर 20% बढ़ती है तो फिर 120 हो गई, और 2 साल के अंत में तो 12 की स्क्वायर 144, तो सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 44% इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला मेथड ये आ गया, हमने यही करना है, इसी को फाइनल मान रहे हैं, ये आंसर आ गया। अब इसका एक शॉर्टकट बनता है। ठीक है ना, यहां शॉर्टकट ये बनता है कि जब भी देखो बराबर बढ़ती हो और बराबर घटती हो, दोनों जगह 20-20% है। अगर 20 और 30 होता तो फिर तो ऐसे ही करते, फिर कोई शॉर्टकट नहीं था इसका। अगर बराबर बढ़ती हो और बराबर घटती हो, ठीक है ना, इसके अंदर 2 बार ये मैंने गलत करवा दिया आपको। रमेश की मंथली सैलरी पहले साल 20% बढ़ती है और दूसरे साल 20% घटती है, तो यहां 20% अगर घटती है तो इसको क्या करेंगे, 80 करेंगे। ठीक है ना, मैंने दोनों जगह 20-20% बढ़ती हुई करवा दी, तो इसको घटते हुए करेंगे, तो 2 जीरो से 12 8 96, और सैलरी पर नेट इफेक्ट क्या बढ़ेगा, 4% सैलरी कम हो जाएगी। ठीक है ना, 2 साल के अंत में क्या होगा, सैलरी 4% जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का शॉर्टकट बनता है, जब भी सैलरी बराबर बढ़ती हो और बराबर घटती हो तो हमेशा लॉस होता है, लॉस परसेंटेज बराबर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, एक लाइन लिखो, आप लोग एक लाइन लिख लोगे अपने पास रजिस्टर में। लाइन क्या लिखनी है, जब भी सैलरी बराबर बढ़ती हो और बराबर घटती हो तो हमेशा लॉस होता है। ठीक है, ये काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में आपके। ठीक है ना, बराबर बढ़ती हो और बराबर घटती हो तो हमेशा लॉस होता है, और लॉस परसेंटेज बराबर, लॉस परसेंटेज बराबर 20 गुना 20 बटा 100, तो 2 दूनी 4% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 4% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये कर पाएंगे हम लोग इसको? ठीक है ना, अब इसका मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि क्या ये आंसर सही है। मान लीजिए रमेश की आज सैलरी कितनी है, 100 रुपए। पहले साल ये 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ने से कितनी हो गई, 120। एक साल के अंत में कितनी हो गई, 120। अब दोबारा से नया बॉस आया और नए बॉस ने कहा भाई तुम काम तो कुछ करते नहीं हो, आपकी सैलरी 20% घटाई जा रही है। लेकिन वो जो सैलरी 20% घटेगी ना, वो 100 पे नहीं घटेगी, वो 120 पे घटेगी। तो 120 का 10%, 12, 12 दूना 24। अगर ये 24 घट जाता है 120 में से, तो क्या बचेगी सैलरी, 96। यानी 100 से घटकर 96 रहेगी, तो कितनी घट रही है, 4%। तो क्या तरीका बना, पहला तरीका अपना वही 100, ये अपना डबल चेंज वाला, डबल चेन से आपने पहले 20 बढ़ती है और 20 घटती है। दूसरा तरीका ये शॉर्टकट है, ये याद रखेंगे, जब भी बराबर बढ़ती है और बराबर घटती हो तो हमेशा लॉस होता है, और लॉस परसेंटेज बराबर क्या है, 20 गुना 20 बटा 100, ये आ जाएगा सीधा 4%। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या वाकई 4% आ रहा है, तो आ रहा है 4%। हमने कौन सा तरीका लगाना है, या तो कहीं पर ये या ये कहीं पर ये। ठीक है ना, ये अपना आंसर था, मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ गया, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 40% बढ़ती है और दूसरे साल 20% कम हो जाती है, तो 2 वर्षों के अंत में जनसंख्या पर शुद्ध प्रभाव बताइए। ये आप लोग करो सभी। हाँ जी, तो ये कर लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल आसान था। देखो पहले साल 40% बढ़ती है तो 140 हो गई, और दूसरे साल 20% घटती है तो ये 80 रह गई, बटा 100 बराबर, तो ये 14 8 112 आ जाएगा।
और देखो सैलरी जो है या जनसंख्या जो है वो 12% क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये पुराने क्वेश्चंस की तरह सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। इसके अंदर अगर बराबर बढ़ता घटता होता तो हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह करते, अभी बराबर नहीं बढ़ घट रहा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो कितने क्वेश्चन आ गए इसमें। सबसे पहले तो आ गया पेट्रोल का रेट बढ़ता घटता है या डीजल का बढ़ता घटता है। फिर क्वेश्चन आ गया रेक्टेंगल का, फिर क्वेश्चन आ गया स्क्वायर का, फिर आ गया सर्कल का, फिर आ गया सैलरी का, फिर आ गया पॉपुलेशन का। यानी इसके अंदर इस तरह से बहुत तरह के क्वेश्चन ऐड होते हैं और फॉर्मूला कौन सा है, वही डबल चेंज। बस डबल चेंज 100 में जोड़ना है, 100 में घटाना है, गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। ये हमने आज का पहला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूं। आप लोग जिस तरह से मेरी क्लास को पूरा ध्यान से देखते हो, मेरी स्टोरीज भी जरूर ध्यान से सुननी है। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां, ऐसी ही 4-4 पंक्तियां आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। और ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ के अंदर महसूस किया है। ठीक है, आज जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ पर खूब मतलब बढ़िया अपना नाम है पूरे बठिंडा के अंदर, आसपास के टाउन्स के बच्चे हमारे पास आते हैं और हमारी एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एक इमेज है कि ये लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये लोग जो है तैयारी के अंदर बच्चों के खूब डेडिकेशन से अपना मेहनत करते हैं। यहाँ भी एकेडमी में ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जबरदस्त माहौल होता है और बच्चे, हमारी खुद की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इससे हटके हम लोग बात करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी सुनते हैं। एक तालाब के अंदर कुछ मेंढक हुआ करते थे। एक दिन बुजुर्ग मेंढक बैठ के आपस में गप्पे लड़ा रहे थे, कोई ताश तोश खेल रहे होंगे। तो उन्होंने बैठे बैठे विचार बनाया कि ये जो युवा मेंढक हमारे हैं, इनको क्यों ना स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए ताकि ये स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा भी कैसे किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने एक विचार बनाया कि भी हम एक कंपटीशन रखते हैं और उस कंपटीशन के अंदर जो है कुछ प्राइज मनी रख देंगे और जिससे क्या सारे के सारे जो है पूरे मोटिवेट होंगे और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और उससे क्या होगा, युवा जो हम लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा और युवा जो मेंढक है उनका भी जो है अच्छा टाइम निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा भी फिर क्या कंपटीशन क्या रखेंगे हम। तो उन्होंने कहा कंपटीशन ये रखते हैं कि भी ये जो तालाब के बिल्कुल बीचों बीच एक खंबा है, ये जो एक पोल है तालाब के बिल्कुल बीचों बीच, उस पोल के अंदर, उस खंबे के अंदर जो है ऊपर चढ़ने का हम कंपटीशन रखते हैं भी उस पोल पे जो कौन सबसे पहले चढ़ जाएगा। तो एक बुजुर्ग बोला कि भी ये तो पोल इतने साल से यहाँ है, इस पे तो आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है, तो इस पे कैसे कोई चढ़ेगा। तो दूसरे ने क्या जवाब दिया कि हम कब चाहते हैं कि कोई चढ़ जाए, बस वैसे टाइम पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, रख लेते हैं कंपटीशन। चलो ठीक है भाई, इस बात पे सभी एग्री हो गए और सभी ने वो कंपटीशन रख दिया कि भाई ये कैसे करना है। ठीक है ना। तो अब भाई कंपटीशन का वो दिन आ गया और उस दिन जैसे मान लो कंपटीशन रखा गया कि भाई अब अपनों ने इसको बच्चों को सभी को बुला लिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि भाई इस पोल के ऊपर जो चढ़ेगा उसको जो है वो मिस्टर परफेक्ट मेंढक का अवार्ड दिया जाएगा और सभी इसके लिए प्रयास करो। तो सारे मेंढक बड़े उत्साहित थे और उन्होंने उस दिन सेम डे सभी इकट्ठे हो गए, सारी ऑडियंस आ गई। आप सोच पा रहे होंगे ऑडियंस आ चुकी है सारी तालाब के अंदर और अब जो है वो प्रतियोगिता शुरू होती है। और प्रतियोगिता जब शुरू होती है तो भाई पहले मेंढक ने छलांग लगाना शुरू किया। अब सभी लोग उसको पूरा बढ़िया तरीके से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद जब उसने 10, 12, 15 छलांग लगा ली तो सारे के सारे बुजुर्ग चिल्लाने लगे कि जब 20 साल में 40 साल में हम में से कोई नहीं चढ़ पाया तो तू क्या ज्यादा चढ़ जाएगा। और सारे के सारे उसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तो भाई वो जो मेंढक है जो कूद रहा था उसका हौसला टूटता है, वो वापस आ जाता है। अब दूसरे की बारी आती है, दूसरा भी इसी तरह से उसको पहले तो खूब मतलब चिल करते हैं, खूब उसकी क्लैपिंग करते हैं, बाद में उसके ऊपर टोंट मारने लग जाते हैं और वो भी हिम्मत छोड़ के वापस आ जाता है। ऐसे ही करते रहे 10, 12, 15, 20 मेंढकों का नंबर आया, सारे के सारे हौसला छोड़ के जाते रहे और मेंढक जो है वो बुजुर्ग जो अपना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको पता था ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इस खंबे पे चढ़ पाए, क्योंकि वो खंबा पानी में होने की वजह से बहुत ज्यादा चिकनाई उसके ऊपर हो चुकी थी, काई लग जाती है ना, चिकनाई बहुत ज्यादा हो रखी थी। अब भाई एक और मेंढक की बारी आई, उस मेंढक ने कूदना शुरू किया, 5, 10, 15 कुदाक लगाई उसने, वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद भी वो लगातार कूदता जा रहा है। सभी मेंढक पहले तो तालियां बजा रहे थे, बाद में उसकी वो टांग खींचने लग जाते हैं, बाद में कमेंट करने लग जाते हैं, आज तू जरूर कर देगा, जब आज तक कोई नहीं कर पाया तो तू कैसे कर देगा। और वो खूब उसके ऊपर कमेंटबाजी करते रहते हैं, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है, वो लगा हुआ है। 10, 20, 25, 30, 35, 40, वो रुक ही नहीं रहा है। सभी ने शांत होकर अब उसको देखना ही बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी लगा हुआ है और लगातार 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 कूदते रहने से क्या हुआ कि वो जो काई की परत थी उसके ऊपर बार बार पैर पड़ रहा था सभी का, और वो वहां से काई की परत थोड़ी सी हटी और 49, 50, 50 के बाद जैसे ही 51वीं छलांग उसने लगाई, उस छलांग के अंदर उसका वहां हल्का सा पैर टिका और पैर टिकते ही वो पोल के ऊपर चढ़ गया।
जैसे पोल के वो ऊपर चढ़ता है, सारे के सारे उसको देखते रह जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, आज तक कोई नहीं कर पाया, इसने कैसे कर दिया। सारे के सारे बिल्कुल चुप रह जाते हैं और बड़े मतलब हैरान होते हैं। तभी उस भीड़ में से एक मेंढक चिल्लाता है और वो चिल्ला के बोलता है कि ये तो मेरा बेटा है और ये इसको तो सुनाई नहीं देता है। जैसे इसने ये बात बोली, सारे के सारे बिल्कुल चुप हो गए और बस ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बात आती है कि भी क्या था क्या स्टोरी के अंदर। तो देखो, जब भी हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे अड़ोस पड़ोस का जो माहौल है, हमारे परिवार का जो माहौल है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और वो लोगों में से अगर असफल लोगों की संख्या ज्यादा है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो वो आपको एक ही चीज कहना शुरू करते हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा भतीजा पढ़ा करता था, वो 1.5 साल में नहीं कर पाया, उसने भी वहां कोचिंग ली थी, वो नहीं कर पाया, तू कैसे कर पाएगा। तो हर व्यक्ति क्या आपको क्रिटिसाइज करने लग जाता है, हर बात व्यक्ति आपको जो है वो डिमोरलाइज करने लग जाता है। तो अब हमने बहरे होके अपनी इस तैयारी को करना है। मेरी वीडियो जरूर सुन लेना, कल को मेरी वाली भी ना सुनो, ठीक है ना। हमने बहरे हो जाना है, लोग क्या कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अगर डिसाइड कर लिया कि इस तैयारी को करना है तो बस फिर फाइनल है, इसको करना है। सुनना नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जो लोग घूम रहे हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो नौकरी नहीं लग पाए, जो कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि जो सक्सेस हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी जाके अपनी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, वो तो यहाँ घूम नहीं रहे हैं आपके आसपास, उनके पास तो समय भी नहीं है। तो जो फ्री लोग हैं ना, वही आपको बार बार टकरते हैं और वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, आपसे नहीं होगा। और जितनी बार आपको कोई कहे कि आपसे नहीं होगा, उतनी बार आपने अपने मन में पक्का निश्चय करना है कि मैं अब इसको करके दिखाऊंगा। और आपको अगर पिछले हमारे रिजल्ट आप देखोगे, YouTube पे हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, अगर आप पिछले हमारे रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा और आपको इतना हौसला जरूर हो जाएगा कि किया जा सकता है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। IBPS क्लर्क 2020 141 फाइनल सिलेक्शन, हमारे पिछले 11 सालों का सबसे बड़ा रिजल्ट था ये। हाँ जी। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये डबल चेंज का टॉपिक था, ये खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया सिंगल चेंज। सिंगल चेंज के अंदर देखो क्या है, यहां पर ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, परसेंटेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं हम। इसमें एक ही बात बोली गई है, दूध का रेट 20% बढ़ गए तो कितना यूज कम करें, कितना कंजप्शन कम करें, कितना इस्तेमाल कम करें, ठीक है, कि खर्च में कोई चेंज ना हो। इसकी जो पहचान है वो ये है, खर्च में कोई चेंज ना हो, बजट में कोई चेंज ना हो, एरिया में कोई चेंज ना हो, सैलरी में कोई चेंज ना हो, पॉपुलेशन में कोई चेंज ना हो, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन की पहचान क्या थी, नेट इफेक्ट बताइए। इसकी पहचान क्या है, कोई चेंज ना हो, ठीक है ना, ये इसकी पहचान है। अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो वस्तु के प्राइस में चाहे कोई कमी हुई है चाहे कोई बढ़ोतरी हुई है, मतलब जो भी चेंज हुआ है वो आप ऊपर लिख दोगे, ठीक है ना, ऊपर आप चेंज लिख लोगे, ठीक है ना, जो भी चीज बढ़ी है या घटी है। अगर वस्तु के रेटों में कोई कमी हुई है तो उसको 100 में से घटा के लिखोगे, अगर कोई बढ़ोतरी हुई है तो उसे 100 में जोड़ के लिखोगे, ठीक है जी, और ये गुना 100 लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इस पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। दूध के रेट 20% बढ़ गए, पहले तो ना वीडियो को पॉज करके आप अपने आप जरूर देखा करो एक बार करने का, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देता हूं भी आप करो, ताकि पता लगे कि कौन स्टूडेंट किसका कैसा नॉलेज है, हमेशा ऐसे लेके चलता हूं मैं। दूध के रेट 20% बढ़ गए तो ऊपर तो 20 आएगा ही आएगा, कितना इस्तेमाल कम करें कि बजट में कोई चेंज ना हो, कितना इस्तेमाल कम करें, तो भाई बटे में 120 आ जाएगा। भी ऊपर चाहे रेट बढ़े या घटे, ऊपर तो 20 आएगा ही आएगा। अगर रेट बढ़े हैं, देखो रेट बड़े हैं तो 100 में जोड़कर, रेट घटे होते तो 100 में से घटाकर, ये लिखना था हमने। तो दूध के रेट 20% बढ़े हैं तो 100 में जोड़ के 120 गुना 100 बराबर। अब देखो ये 20 से ये 6 पे कट गया। अब 100 का छठा हिस्सा मैंने आपको परसेंटेज की सेकंड क्लास में बताया था, ठीक है ना। 100 का छठा हिस्सा क्या होता है, 16 से 2/3% होता है। 100 का छठा हिस्सा क्या होता है, 16 से 2/3% होता है, ठीक है ना। तो ये अपने को सोल्व करना नहीं पड़ा क्योंकि हमें वो परसेंटेज याद है। अगर नहीं याद, परसेंटेज की सेकंड वीडियो में जाओ, उसमें जाके आप वो सारा याद करो, आपको पता लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अगर आपका सही था तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और वो सेकंड क्वेश्चन अब आप लोग ये करके देखो कैसे कर पाओगे, करो इसको।
हाँ जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर कर लिया तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। इसने कहा पेट्रोल के रेट 25% बढ़ गए तो कितना इस्तेमाल कम करें कि खर्च में कोई चेंज ना हो। देखो रेट बढ़े हैं या घटे हैं, ऊपर तो 25 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चाहे रेट बढ़े हैं चाहे रेट घटे हैं, ऊपर तो 25 आएगा ही आएगा। अगर रेट बढ़े हैं तो उसे 100 में जोड़कर बटे में 125 लिखेंगे, तो 25 बटा 125, 25 5 125, 5 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 20%। अगर रेट 25% बढ़ गए हैं तो आपको 20% कम कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है ना। 20% कम कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपके बजट में, आपके खर्चे में कोई चेंज ना हो। इसका मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। मान लीजिए पहले 100 रुपए लीटर का आप लोग कोई भी चीज पेट्रोल लाते थे, ठीक है ना। और पहले हम कितना पेट्रोल यूज करते थे, 5 लीटर पेट्रोल यूज करते थे, तो हमारा खर्चा कितना था, 500 रुपए का खर्चा था। अब अगर रेट आपका 125 हो गया है, अगर रेट आपका 25% बढ़ के कितना हो गया 125, खर्चा आपने 500 ही करना है, ज्यादा नहीं करना। तो 125 का 4 गुना होता है, तो इसका मतलब आप 5 लीटर की जगह 4 लीटर पेट्रोल यूज कर पाओगे। कितना कम यूज कर पा रहे हो, 1 लीटर, किसके मुकाबले, 5 लीटर के मुकाबले। तो 1/5 क्या होता है, 20%। तो 20% पेट्रोल कम यूज कर पाओगे। ये क्वेश्चन बना। आपने तो सिर्फ ऊपर वाला ही करना है, सिर्फ नीचे तो मैंने बताया समझाया आपको, ये इतना ही करना है, बस रट्टा ही मारना होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे देखते हैं अगला। फिर क्वेश्चन यही है, डीजल के दाम 20% घट गए। ये अब आप लोग करो इसको, एक बार वीडियो को रोके फिर मैं आप लोगों को ये करवा देता हूं। करो इसको, डीजल का रेट। हाँ जी, चलो देख लेते हैं। अब देखो डीजल का रेट 20% घट गए, तो ऊपर तो 20 आएगा ही आएगा। घटे हैं तो 100 में से 20 घटा के क्या लिखोगे, 80 गुना 100 बराबर 20 का 80, 100 का चौथा हिस्सा कितना आ जाएगा, 25%। अगर रेट 20% घट गए हैं तो आपको इस्तेमाल 25% बढ़ाना होगा, यूज जो है वो 25% बढ़ाना होगा ताकि आपके खर्चे में कोई चेंज ना हो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, कर पाओगे, बिल्कुल आसान मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यही आ गया, चावल का रेट 40% घट गया। ये आप लोग कर लो अपने आप, आसान क्वेश्चन है। ऊपर 40 आएगा ही आएगा, रेट घटे हैं तो 100 में से 40 घटा के कितना लिखोगे, 60 गुना 100 बराबर 20 दूना 40, 20 3 60, 200/3, 200/3। अब 2/3 क्या होता है, 66 से ही 2/3% होता है। ये 2/3 है, 200/3 का मतलब 2/3 ही होता है। तो क्या आ जाएगा, 66 2/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ो आप, देखो क्या है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, अगर रेक्टेंगल की लेंथ 50% बढ़ा दी गई है, then by what percent should the width be reduced so that there is no change in the area। यानी रेक्टेंगल की लेंथ 50% बढ़ा दी गई है, तो वही सेम तरीका, जितना भी बढ़ा है या घटा है ऊपर तो 50 आएगा ही आएगा। अगर बढ़ा है तो 100 में जोड़कर, घटा है तो 100 में से घटाकर। अब देखो बढ़ाया गया तो 100 में जोड़कर 150 गुना 100 बराबर, तो ये 50 या 150, 100 का तीसरा हिस्सा, 100 का तीसरा हिस्सा होता है 33 से 1/3%। ये मैंने आपको इसीलिए परसेंटेज याद करवाए थे क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम बच गया, आपको डिवाइड करना नहीं पड़ा, इसलिए कहा था कि ये याद कर लेना। उम्मीद है याद किया होगा कुछ बच्चों ने। आपके बैच में जो भी बच्चे जुड़े हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, डेली मेरे को हर चीज का मैसेज करते हैं, हर शीट्स के बारे में बताते हैं, टेस्ट टाइम पे करते हैं, वीडियो का फीडबैक डेली देते हैं। तो भाई अगर ऐसे जुड़ के चलने वाले जो बच्चे हैं, जो टीचर के संपर्क में रहते हैं, हर चीज को सोल्व करते हैं, वो बच्चे बहुत जल्दी कामयाब होते हैं और वो बच्चे हर जगह अपनी पहचान बनाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। चलो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है, ये अब आप लोग कर लो छठा क्वेश्चन। हाँ जी, इसने कहा रेक्टेंगल की चौड़ाई 20% घटा दी गई, तो लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई जाए। अब देखो 20 बढ़ी है या घटी है, ऊपर तो 20 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब घटा है तो 100 में से घटा के बटे में 80 आ जाएगा, गुना 100 बराबर 20 का 80, 100 का चौथा हिस्सा कितना आ जाएगा, 25%। ये 25% अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को ये। हालांकि ये सेम आंसर पहले भी आ चुका है, लेकिन स्टेटमेंट में देखो कितना फर्क है। वहां पर बात प्रॉफिट लॉस की हो रही थी, वहां पर खर्चे की हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है एरिया की। तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन नजर आता है, लेकिन है तरीका वो सेम ही बिल्कुल। तो क्या ये अपने को याद रह जाएगा डबल चेंज और सिंगल चेंज का टॉपिक।
क्लियर है सभी को ये? अब देखो एक चीज और समझेंगे इसके अंदर बात अपने, भाई अगर ये जो सिंगल चेंज है इसमें सिर्फ रेक्टेंगल का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में दो बातें होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। लेंथ को बढ़ाओगे तो ब्रेथ घटा लेना, ब्रेथ को बढ़ाओगे तो लेंथ घटा देना, तो ये किया जा सकता है। लेकिन स्क्वायर के अंदर ये सिंगल चेंज का क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बताओ? सिंगल चेंज में स्क्वायर का क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सिंगल स्क्वायर के अंदर सिर्फ साइड होती है। अगर साइड को बढ़ा दिया गया तो आपके पास घटाने को कुछ नहीं है, फिर क्वेश्चन नहीं बनता, ही सीधा एरिया बढ़ जाएगा, घटा नहीं सकते आप किसी चीज को। वैसी सेम बात सर्कल में भी नहीं हो सकता, सर्कल में भी सिर्फ रेडियस होती है। अगर रेडियस को बोला कि 20% बढ़ा दिया तो फिर घटाने को कुछ नहीं है, फिर घटेगा नहीं, बस फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 20% बढ़ गया, एरिया 20% बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 44% बढ़ जाएगा, तो बस ये सीधा हो जाएगा। तो ये इतनी बात थी, ये हमारा डबल चेंज और सिंगल चेंज का टॉपिक जो अपना कंप्लीट होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो मैटर है थोड़ा कम ही समय का हुआ है, 30-35 मिनट का ही हुआ है, तो हम इसके अंदर और ऐड करते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, वो क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर क्या है? सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को आप लोग समझोगे, और स्टेटमेंट को समझ के जो आपको पता लगे वो आप करो, नहीं तो फिर मैं जब एक्सप्लेन करता हूं चाहे आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, वो बात सारी क्लियर करके ही हटूंगा, ठीक है ना। अब ये लोग पहला क्वेश्चन हम इसका रखते हैं 2 डिजिट नंबर के अंदर। ये हालांकि आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन मैंने इसको अलग से लिख दिया ताकि इसको याद रखा जा सके, ठीक है ना। तो ये लोग पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पढ़ते हो, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है, अगर इसको रिवर्स कर दोगे, इसको पलट दोगे तो एक नई संख्या आ जाएगी। समझे इस बात को? जैसे मान लो कोई एक नंबर है 27, अगर आप इसको पलटोगे तो पलटने पर क्या आएगा? 72 आएगा, ठीक है ना। तो आने वाली नई संख्या, तो नई संख्या का मतलब इसको तो नया नंबर बोला जा रहा है और इसको बोला जा रहा है पुराना नंबर, ठीक है ना। जो एक्चुअल में ओरिजिनल में जो नंबर था वो था 27 और इसको पलटने पर क्या आया? 72 आया है। तो ये हो गया पुराना नंबर और ये नया नंबर है, ठीक है ना। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 बढ़ जाती है, घट जाती है, तो नई और पुरानी संख्या का वो डिफरेंस कर रहा है, ठीक है ना। वो जो भी डिफरेंस आएगा वो यहां लिख रहा है वो उसको, ठीक है ना। यदि डिजिट्स का टोटल 10 हो तो नंबर बताइए। हमारे पास डिजिट्स का टोटल कितना है? 9 है, तो क्या था बताओ, नंबर बताओ क्या है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट थी भाई 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर आने वाला नया नंबर पुराने नंबर से 18 कम है या 18 ज्यादा है, तो यदि डिजिट्स का टोटल 10 हो तो नंबर बताइए, ये अपने को बोला गया है, ठीक है ना। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और बिल्कुल जस्ट 1 आध मिनट का क्वेश्चन है, याद रख लेते हैं। जैसे 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप पलटोगे, जैसे ये 27 और 72 है, और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 17 और 71 है, जैसे मैंने लिखा 62 और 26 है, मतलब कोई भी इनमें से, ठीक है ना। जैसे 27 और 72 का आप डिफरेंस करते हो, 27 और 72 का अगर आप डिफरेंस करते हो, 72 में से 27 घटाओगे तो ये 45 आ जाएगा। 71 में से 17 घटाओगे, 71 में से अगर आप 17 घटाते हो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और 62 में से अगर 26 आप घटाते हो, 26 घटाते हो तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब मान लो किसी छोटे नंबर को पलटा जाता है तो नंबर बड़ा हो जाता है, तो नंबर ये बढ़ गया। अगर छोटे नंबर को पलटा जाता है तो नंबर बड़ा हो जाता है, बड़े नंबर को पलटा जाता है तो नंबर छोटा हो जाता है। बड़ा नंबर कैसे होता है? जिसका पहला डिजिट बड़ा होगा वो बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। 91 है तो पहला डिजिट बड़ा है, 98 है तो पहला डिजिट बड़ा है, पहला डिजिट बड़ा है तो वो बड़ा नंबर होगा और पलटने पर नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो नई और पुरानी संख्या का जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे ये 45 आ रहा है, ये 54 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, ये मैथ्स का एक रूल है कि ये हमेशा 9 से डिवाइड जरूर होंगे, ठीक है ना। ये 9 से डिवाइड जरूर होंगे। मैंने 9 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 9 5 45, 9 से डिवाइड किया, 9 6 54, 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, तो ये डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये है क्या? ये 45 क्या है? ये पुराने और नए नंबर का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड करने पर क्या आया? यहाँ पर 5 आया है, और ये 5 क्या है? ये 5 इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है। 2 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 5। 7 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 5। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 6। 1 और 7 का डिफरेंस 6, 7 और 1 का डिफरेंस 6, यहाँ पर अंतर है 4, तो ये 4 आ गया। 6 और 2 का अंतर 4, 6 और 2 का अंतर 4। क्लियर है सभी को? ठीक है ना। अभी मैं ये मानता हूं कि मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, कुछ भी नहीं बताया, मैं ये पिछला सारा साफ कर रहा हूं। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हाँ,
इसने कहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट देने से आने वाली नई संख्या पुरानी संख्या से 18 कम है। तो देखो 18 कम है या 18 ज्यादा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीधा 9 से डिवाइड कर देना है। तो 9 से डिवाइड करने पर क्या आ गया 2। 2 क्या है, 2 क्या है, क्या है 2 बताओ। 2 उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है जिससे ये नंबर बना हुआ है, तो ये 2 तो हो गया डिफरेंस। और उसके डिजिट्स का टोटल कितना है 10। अब देखो टोटल 10 है और डिफरेंस 2 है। टोटल 10 कैसे होता है, टोटल 10 होता है 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, और कोई होता है क्या 10, 5 और 5, लेकिन 5 और 5 को पलटोगे कैसे ना, 55 तो 55 ही रहेगा पलटने पर, तो ये यही होता है 10, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 10 होने के तरीके तो ये सारे हैं, लेकिन हमें डिफरेंस कितना चाहिए 2 का। 2 का डिफरेंस यहां तो नहीं आ रहा, 8 और 2 में भी नहीं आ रहा, 7 और 3 में भी नहीं आ रहा, 6 और 4 में, 6 और 4 में आ रहा है 2 का डिफरेंस। तो अपने डिजिट कौन से हो गए 6 और 4 हो गए, यानी वो 6 और 4 को रिवर्स कर रहा है। अब 6 और 4 को मिलाकर तो ये दो नंबर बनते हैं, 64 भी बनता है और 46 भी बनता है, ठीक है ना। 6 और 4 को मिला के क्या बनते हैं 64 भी बनता है और 46 भी बनता है। अब कैसे पता लगेगा नया नंबर कौन सा और पुराना कौन सा है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि आने वाली नई संख्या पुरानी संख्या से 18 कम है। नई संख्या जो है ना वो कम वाली है। नई संख्या कम कब होगी, जब पुरानी संख्या ज्यादा वाली होगी। तो पुराना नंबर बड़ा है और उसको पलटने पर जो नया आ रहा है वो कम है 18, ठीक है ना। तो ये हमने फाइनल आंसर क्या ला दिया 64 ला दिया। अब आप में से अगर किसी ने अपने आप से कर लिया था तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो यहाँ पर आपको समझ में आया, लेकिन सभी को समझ नहीं आया ये अभी, ठीक है ना। अभी सभी को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अपना वही मेथड है, मैं बहुत बार बार एक्सप्लेन नहीं करता चीजों को, अपना वही मेथड है। सेम क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूं, ठीक है ना। ये लो मैंने दोबारा क्वेश्चन लिख दिया। अब ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है, ये दूसरी बार क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। अब आप लोग इसको करो, ये आपको समझ में आएगा, ये सारा लिखा हुआ है एक बार इसको। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको करो, फिर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूं दोबारा। वीडियो को रोककर आपने जरूर करना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये लो मैं करवा रहा हूं। अब देखो इसने कहा संख्या 27 बढ़ जाती है, तो पहले यहां से शुरू करते हैं। 27 बढ़े या 27 घटे, हमने 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने पर क्या आया 3, और 3 क्या है उन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है, और उसका टोटल कितना है, उसका टोटल है 11। अब देखो 11 टोटल कैसे हो सकता है, 11 होता है 9 और 2, 8 और 3, 7 और 4, 6 और 5, बस 11 ऐसी होता है। हमें यहाँ पर 3 का डिफरेंस चाहिए। 3 का डिफरेंस देखो 9 और 2 में तो है 7 का, 8 और 3 में है 5 का, 6 और 5 में 1 का, तो 7 और 4 में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ दोनों शर्तें पूरी हो रही है, भी 7 और 4 का टोटल भी 11 आ रहा है, 7 और 4 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। तो ये 7 और 4 से मिलकर नंबर बना है। तो 7 और 4 से तो नंबर 2 बन सकते हैं, या तो 74 बन सकते हैं या 47 बन सकते हैं। तो ये दो नंबर अपने बनते हैं। इनमें से हमारा आंसर कौन सा है, तो वो क्या कह रहा है कि आने वाली नई संख्या पुरानी संख्या से 27 बढ़ जाती है। नई वाली संख्या 27 बढ़ती है, नई संख्या 27 बढ़ती है। तो नई संख्या 27 कब बढ़ेगी, जब आप छोटे नंबर को पलट के बड़ा बनाओगे तभी बढ़ेगी ना नई संख्या। तो पुरानी संख्या कौन सी होगी, पुराना नंबर क्या हो गया 47 हो गया, जो अपना आंसर है, और इसको पलटने पर 74 आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। ये बड़ा पुराना फॉर्मूला है, ये जो 9 से डिवाइड वाला है। जब बैंक मैनुअल हुआ करते थे और लोग हाथों से लेजर लिखा करते थे, बैंकों में जो कंप्यूटर नहीं थे, सन 2001 से पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, या डोस बेस जब नहीं था कंप्यूटर वहां पर, तो उसमें लोग हाथों से टोटल लगाया करते थे। 2 बजे तक का बैंक हुआ करता था, 2 बजे बैंक बंद हो जाता था। उसमें अगर मान लो लेजर लिखते समय कोई फर्क आ जाए, या कोई कैश जो है वो लेजर के साथ टैली नहीं कर रहा होता है, तो वो फिर क्या करते थे, जो डिफरेंस है उसको 9 से डिवाइड करते थे। अगर डिफरेंस 9 से पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये है कि नंबर लिखते समय डिजिट पलट गए। जैसे कहीं 617 लिखना था 671 लिखा गया, तो इससे पता लग जाता था। तो ये बैंक के लिए पुराना फॉर्मूला है, अभी भी इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको बहुत जगह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी का फिर से मैंने एग्जांपल लिख दिया आपके सामने। ये लो तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन फिर सेम वही है, आप वीडियो को रोक के जरूर अपने आप करके देखो। हाँ जी, करो इसको ध्यान से। चलो देख लेते हैं। अब देखो इसने कहा नई संख्या पुरानी संख्या से 45 घट जाती है। घटे चाहे बढ़े, हमें 9 से डिवाइड करना है। 9 5 45, 5 क्या डिजिट्स का डिफरेंस है, और टोटल कितना है, टोटल 9 है। डिफरेंस वही 5 है और टोटल कितना है 9 है। 9 कैसे होता है,
8 और 1 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, और 5 और 4 9 होता है। ठीक है ना, ये 4 तरीके बनते हैं। हमें 5 का डिफरेंस चाहिए, तो 5 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है 7 और 2 में, और 7 और 2 से मिला के क्या बनता है? या तो 72 बनता है या 27 बनता है। इन दोनों में से कोई एक अपना आंसर है, इसको हम लोग फाइनल कर लेते हैं। वो कह रहा है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 45 घट जाती है, नई संख्या घट जाती है, तो ये घटी हुई जो संख्या है वो नई है, और पुरानी वाली संख्या क्या है? 72 है, तो ये 72 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 72 अपना आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा सा इसके अंदर देखते हैं बदलाव आया कि नहीं, ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है बिल्कुल। तो अभी करो इसको, सेम क्वेश्चन को करिए इसको ध्यान से। बार बार क्वेश्चन लिखने से क्या है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है और आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है ना, और कोई बिल्कुल एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट है तो उसको भी ये समझ आ जाता है, उसको ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे तो फटाफट करवा के आगे बढ़ गए, मुझे तो समझ नहीं आया। आप अपने आप से कर लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी का फिर टेस्ट भी अपलोड करेंगे, तो वो टेस्ट आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है ना, यहां देख लेते हैं। अब देखो 2 डिजिट नंबर, वही सेम क्वेश्चन है। 36 बढ़ जाती है, 36 बढ़ जाती है तो 9 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 9 चौके 36, तो 4 क्या है? डिफरेंस है, और वो कह रहा है 12 टोटल है, तो टोटल कितना हो गया? 12। अब देखो टोटल 12 कैसे होता है? टोटल 12 होता है 9 और 3 12। 10 और 2 12 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो 10 और 2 देखोगे तो फिर तो 3 डिजिट हो जाएंगे। तो 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, 6 और 6 देखने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 ही नंबर बने। हमें 4 का अंतर चाहिए, तो 4 का अंतर कहां आ रहा है? 8 और 4 के अंदर आ रहा है, तो 8 और 4 से मिलके क्या बनता है? या तो 84 बनता है या 48 बनता है। ठीक है ना, या तो 84 बनता है या 48 बनता है, तो ये अपने दोनों में से कोई एक नंबर बनाना है। वो कह रहा है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 36 बढ़ जाती है, तो नई संख्या तो बढ़ी हुई है, तो पुरानी संख्या कौन सी है? 48 है, तो ये 48 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये कर पाओगे इसको? समझ में आया सभी को? ये आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट देने से आने वाली नई संख्या पुरानी संख्या से, तो ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार यहाँ टोटल की जगह क्या दे दिया? प्रोडक्ट दे दी गई है। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 24 बोल रखा है। चलो इसको देखते हैं, तरीका वही है। 45 बढ़ जाती है, घट जाती है, 9 से डिवाइड किया, 9 5 45, 5 क्या है? डिफरेंस है। अब अपने को क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है, 24 प्रोडक्ट है। अब देखो प्रोडक्ट 24 कैसे होता है? प्रोडक्ट होता है 6 गुना 4, 6 चौक 24, और बोलो 8 गुना 3, 8 3 24, और बोलो 12 गुना 2, तो 12 गुना 2 सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 गुना 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां 3 डिजिट हो जाएंगे। तो आपके ये 2 ही ऑप्शन बने। हमें अंतर कितने का चाहिए? हमें अंतर चाहिए 5 का, और 5 का अंतर कहां आ रहा है? 8 और 3 में आ रहा है, तो 8 और 3 को मिला के क्या बनता है? या तो 83 बनता है या 38 बनता है। उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 45 घट जाती है, तो नई संख्या 45 घट जाती है, तो पुरानी संख्या क्या है? बड़े वाली है, तो पुरानी संख्या क्या आ जाएगी? 83 आ जाएगी। क्या ये 83 अपने को समझ में आ गया सभी को? कर पाएंगे हम लोग इसको? ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसको सेम क्वेश्चन को करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 6 करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिख दिया है, करो इसको। हाँ जी, अब देखो 2 अंकों की एक संख्या को अंकों को पलट देने से आने वाली नई संख्या पुरानी संख्या से 63 बढ़ जाती है। अब नई संख्या पुरानी संख्या से 63 बढ़ जाती है, तो वही बढ़ गई, घट गई, या डिफरेंस कुछ भी दिया है, तो हमने 9 से डिवाइड करना है, तो 9 7 63, ये 7 क्या आ गया? उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस आ गया। 7 उन दोनों डिजिट्स का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। और इधर क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट 8 है, 8 प्रोडक्ट है। अब 8 देखो कैसे आता है? 8 आता है, एक तो 4 दूनी 8, और बोलो, और समझ में आ रहा है क्या आता है? 8 एकम 8 भी होता है, तो ये इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है ना भाई, 4 दूनी 8 तो होता है, 8 एकम 8 भी तो होता है। अब देखो यहाँ पर अपने को 7 का अंतर चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आ रहा 7 का अंतर, यहाँ पर आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 7 का अंतर। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है ना, तो अब अपना नंबर क्या बनता है? या तो 81 बनता है या 18 बनता है, या तो 81 बनता है या 18। अब वो कह रहे हैं नई संख्या पुरानी संख्या से 63 बढ़ जाती है, तो नई संख्या बढ़ी हुई है, तो पुरानी संख्या ये आ जाएगी 18।
ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन अपने को क्लियर हो गया है? वो टोटल दे दे तो भी कर सकते हैं और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई दे दे तो भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 6 एग्जाम्पल मैंने आपको इसके करवा दिए हैं। इसी में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं स्टेटमेंट में, समझेंगे इस बात को। अब देखो स्टेटमेंट के अंदर मैंने बदलाव कर लिया। इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट देने से आने वाली नई और पुरानी संख्या के बीच 54 का अंतर है, ठीक है ना। नई और पुरानी संख्या के बीच 54 का अंतर है। ये मेन लाइन है इसकी, ठीक है ना। जो बदलाव है वो ये है। अब देखो करने का तरीका वही है, 9 से डिवाइड किया, क्या आ गया 6, और 6 क्या है, दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है, और टोटल कितना दे रहा है 10। अब देखो 10 कैसे होता है टोटल, 10 होता है 9 और 1, 8 और 2, 7 और 3, 6 और 4। हमें अंतर कितना चाहिए 6 का। 6 का अंतर कब आएगा, जब 8 और 2 होगा। 8 और 2 को मिला के क्या बनता है, या तो 82 बनता है या 28 बनता है, ठीक है ना। यहां तक तो सारा का सारा क्वेश्चन सेम रहा, ठीक है ना। यहां तक सारा क्वेश्चन सेम रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं था। अब हमने फाइनल करना है कि अपना आंसर 82 है या 28 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट को देखते हैं, और स्टेटमेंट में अगर लिखा होता 54 बढ़ जाती है, नई संख्या पुरानी संख्या से 54 बढ़ जाती है, 54 घट जाती है, तो उसने ना तो बढ़ जाती बोला है ना घट जाती बोला है, उसने क्या बोला है 54 का डिफरेंस है। तो भाई 54 का डिफरेंस तो यहां भी है। अगर समझो इस बात को, मान लीजिए पुरानी संख्या 82 थी, और इसको पलटोगे तो क्या आएगा 28 आएगा, और अंतर कितना आएगा 54। मान लीजिए पुरानी संख्या 28 है, इसको पलटोगे तो क्या आएगा 82 आएगा, तो यहां पे डिफरेंस क्या है 54 है। यानी स्टेटमेंट में फर्क आ गया। उसको यहां बताना चाहिए था कि 54 घट जाती है, 54 बढ़ जाती है। जब तक वो ये नहीं बताएगा 54 घट जाती है बढ़ जाती है, आप कैसे फाइनल करोगे कि नई संख्या कौन सी और पुरानी संख्या कौन सी है। क्योंकि अगर ये पुरानी संख्या है तो भी अंतर 54 है, अगर ये पुरानी संख्या है तो भी डिफरेंस 54 है, तो 54 तो दोनों जगह आ रहा है। यहां पर घट जाती या बढ़ जाती देना जरूरी था। जब तक ये नहीं बताता है घट जाती है बढ़ जाती है, आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर आंसर डाटा इनसफिशिएंट आएगा। ये जरूर समझें स्टूडेंट, इसको ध्यान से बार बार देख के इसको जरूर समझें कि ये डाटा इनसफिशिएंट क्यों आया है। पिछले क्वेश्चन के अंदर यहां पर बताया गया था कि 45 कम हो जाती है, 63 बढ़ जाती है, तो वो नहीं दिया हुआ। इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क ये पड़ा कि हमें नहीं पता लग रहा कि आंसर तो यही दोनों अभी, या तो 82 है या 28 है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा इसमें से ये हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। इसको दोबारा देखना एक बार, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए पहली बारी में। अब मैंने इसका फिर सेम बिल्कुल एग्जांपल लिख दी है, और इस एग्जांपल के अंदर भी यहां पर भी वही बात आ गई है, 18 का अंतर है। तो क्वेश्चन को पढ़ो, if there is a difference of 18 between the new and old number that comes from reversing the digit of a number of 2 digits, if the sum of the digit is 6, what is the number and the product of its 2 digit। यहां पर नंबर भी पूछा गया है और उसके दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट भी पूछी गई है। यहां देख लेते हैं वही सेम क्वेश्चन। 18 का अंतर है, 9 से डिवाइड किया, 9 दूनी 18, 2 क्या आ गया डिफरेंस आ गया, टोटल कितना है 6, ये 6 टोटल आ गया। अब देखो ये कैसे कैसे हो सकता है, 6 किसका टोटल हो सकता है, 5 और 1, 4 और 2, बस ये दो ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है ना। हमें 2 का डिफरेंस चाहिए तो हमारा आंसर 4 और 2 से बनना चाहिए, ठीक है ना। अब 4 और 2 से तो 42 भी बनता है और 24 भी बनता है। इनमें से अपना आंसर क्या है, ये यहां पर क्लियर होता है कि 18 बढ़ जाती है या 18 घट जाती है। जब तक वो नहीं बताता 18 बढ़ती है घटती है, अपने आंसर नहीं दे सकते। अगर वो पूछे कि नंबर बताइए तो आंसर आएगा डाटा इनसफिशिएंट। नंबर तो नहीं बताया जा सकता। नंबर क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि 18 बढ़ती है या घटती है। 18 का अंतर तो 42 को पलट के 24 लिखते हो तो भी आता है, और 24 को पलट के 42 लिखते हो तो भी 18 का ही अंतर आता है, ठीक है ना। तो ये फाइनल नहीं हो पा रहा तो आंसर लगाओगे डाटा इनसफिशिएंट। लेकिन इस बार इसने एक बात और पूछी है, तो उसके दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट बताइए, दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट बताइए। हमें एक बात क्लियर है कि चाहे आंसर हमारा 42 हो चाहे हमारा आंसर 24 हो, लेकिन दोनों स्थितियों में जो प्रोडक्ट है वो 8 ही आएगी। तो आप प्रोडक्ट बता सकते हो, यहां पर 8 आएगी, और नंबर आप नहीं बता सकते हो, तो नंबर की जगह क्या लिखोगे डाटा इनसफिशिएंट, और प्रोडक्ट क्या लिखोगे 8 लिखोगे। नंबर भले ही फाइनल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना।
तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैंने ये 3 टॉपिक इसमें शामिल किए हैं। नंबर 1 डबल चेंज, नंबर 2 सिंगल चेंज, नंबर 3 2 डिजिट नंबर। आप में से कोई भी स्टूडेंट है, कहीं से भी पढ़ा हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और मैंने अपने जो मेथड ऑफलाइन क्लास के अंदर रखे हैं, मैं बिल्कुल उस तरीके से लेके चलूंगा। आप YouTube से मेरे को मैच करके देखो या किसी और से मैच करके देखो, हमारे जो मेथड है वो स्टूडेंट्स को चीजें याद करवाने के नजरिए से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब हमने जो इनको नाम दे रखे हैं, जो इनके नामकरण कर रखे हैं, उन तरीकों से चीजें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक है ना। मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा पिछली चीजें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही मटेरियल शामिल कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारी क्लासेस बढ़िया लग रही होंगी, बाकी टीचर्स की जो क्लासेज है वो भी अच्छी निकल रही होंगी। आपके जो फीडबैक है क्लास के बारे में वो हमारे लिए बहुमूल्य है। हमें पता लगे कि हम कैसा करवा पा रहे हैं या हमें कुछ सुधार की जरूरत है तो हम वो सुधार भी करें, ठीक है। ये आप लोग जरूर बताते रहा करो। धन्यवाद, गुड बाय।